I proceed to the next guest, Dr. Dhananjay Chavan sir. He is a psychiatrist, a geriatrician, an author, and a social reformer. He has an MD in psychiatry along with a postdoctoral fellowship in geriatric mental health. Dr. Chavan has conducted several meditation workshops and seminars around the world. He has written extensively on mindfulness, old age issues, and dementia, devoting most of his time on issues and care for elderly people. Dr. Chavan has developed many training programs for seniors which can uh, which can benefit not only seniors but also their families and caretakers. Sir, I requested to you for giving the brief introduction of symptoms and signs of different types of dementia. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. First, I would also like to thank all the interns of Niche Foundation as well as Dr. Purnima for taking up this very important and neglected work. मैं शुरू में ही हर बार जब भी डिमेंशिया की बात होती है तो शुरुआत करता हूँ केयर गिवर से। ये इसलिए है कि दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से काम है एक कि मरीज की सेवा करना, डिमेंशिया की मरीज की सेवा करना। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये केयर गिवर्स को मैं ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बात करूँगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग आज आए हैं मैं जानता हूँ कि कई लोग हैं जो डिमेंशिया की केयर गिवर्स हैं। आज अलग अलग तरह की डिमेंशियाज की बात करनी है, उनके अर्ली सिम्टम्स क्या है उनकी बात करनी है। डिमेंशिया के सिम्टम्स को समझने के पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मन में कई सारी बुढ़ापे को लेके, वृद्धावस्था को लेके गलत फहमियां हैं और इन गलत फहमियों के कारण हम डिमेंशिया को जल्दी पहचान नहीं पाते। अगर हम वृद्धावस्था को ठीक से समझेंगे तो हम डिमेंशिया को भी समझने में ज़्यादा कामयाब होंगे। डॉक्टर पूर्णिमा में बड़ी अच्छी तरह से इतना कॉम्प्लेक्स जो अपना ऑर्गन है, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है, उसमें कैसे वो काम करता है हमें समझा है। और ये इतना छोटा ऑर्गन जो कि 2% ऑफ आवर बॉडी वेट है और ये हमारे ऑक्सीजन में, ब्लड सप्लाई में 20% लेता है, क्योंकि इतना वो एक्टिव है। इट लुक्स लाइक अ स्पॉन्ज बट इट इज वेरी वेरी एक्टिव एंड दिस कंटिन्यूज इवन इन स्लीप। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर पूर्णिमा ने ये बात एम्फेसिस की है कि नींद में भी ये एक्टिव रहता है, नींद में ये मेंटेनेंस काम करता रहता है। हमारी भावनिक इमोशनल हेल्थ के लिए रेम स्लीप बहुत आवश्यक है, हमारी मेमोरी और अदर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए नॉन रेम स्लीप बहुत आवश्यक है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि नींद क्या आवश्यक बात है, अरे मैं इतना ही सोता हूँ। तो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए नींद की जो आवश्यकता उन्होंने बहुत थोड़े में अच्छी तरह से बताई है। ये जो बुजुर्गों के लेके हमारी गलत फहमियां है जिनके कारण हम डिमेंशिया के लक्षण समझ नहीं पाते, उसमें से कुछ प्रमुख बातें मैं बताऊंगा। एक तो गलत फहमी यह है कि सारे बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। बिल्कुल गलत है। हर बुजुर्ग व्यक्ति का, हर सीनियर सिटीजन का अपना व्यक्तित्व होता है, उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है, तो वो हर अलग अलग होते हैं। एक और बात होती है कि अरे सारी इट इज अ पिटिएबल कंडीशन कि एकाकी होते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे बुजुर्ग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं जैसे युवा लोग जीते हैं। एक और बात जो कि बहुत कॉमन है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे मस्तिष्क में, हमारे याददाश्त में ह्रास होना स्वाभाविक है। गलत है। कुछ 2-3 छोटे फंक्शन है जैसे कि प्रोसेसिंग स्पीड, जिसमें हमारे उम्र के साथ ह्रास होता है, लेकिन अन्यथा हमारे वृद्धावस्था में भी हमारे ज्यादातर मेंटल फंक्शंस अक्षुण्ण रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। और क्या हम ये समझ नहीं पाते हैं, डिमेंशिया के कई लक्षण हम नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे होता है, इस उम्र में तो ये होना ही है, इस उम्र में ये होना ही है। ये डिमेंशिया के डायग्नोसिस का एक
दुश्मन है। एक और बात है कि हमें कई बार लगता है कि बुजुर्ग है तो वो परावलंबी होंगे, दुखी होंगे, बल्कि ये देखा गया है कि अगर समाज में रहने वाले बुजुर्ग और समाज में रहने वाले युवा उनको कंपेयर करें तो जो डिप्रेशन की बीमारी है ये बुजुर्गों में कम देखी जाती है। हाँ, ये बात सही है कि जो सीनियर सिटीजन केयर होम्स है उसमें परसेंटेज ज्यादा है डिप्रेशन की बीमारी का, लेकिन बुढ़ापे में उदासी आनी है। इन योर सीनियर व्हेन यू गेट एल्डर देन यू आर बाउंड टू बिकम डिप्रेस्ड। इसका कोई आधार नहीं है, वो प्रसन्न रहते, अच्छा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। एक और बात होती है कि अरे उनमें एक रिजिडिटी आ जाती है, फिर बदलते नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनमें एक जनरेशनल विजडम होता है। उन्होंने दुनिया का एक अनुभव है तो उसकी एक समृद्धि उनके साथ रहती है। तो जो जनरेशनल विजडम है उसको न समझते हम कहते कि अरे सारे रिजिड रहते हैं, एक गलत बात है। दूसरी बात कि अरे उनको अपने में जो बदलाव है वो सह नहीं पाते, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बुजुर्ग लोगों को अपने शारीरिक बदलाव को लेके काफी अच्छा एक्सेप्टेंस होता है। और एक गलत फहमी है कि उनको ये जो इंद्रिय सुख है, जो जैसे सिंपल चीज लाइक चॉकलेट, आइसक्रीम, मूवीज, इनमें इंटरेस्ट नहीं है, जो हम एंटरटेनमेंट एसेंशियल प्लेजर्स होते हैं, ये बात भी गलत है। जब हम समझेंगे कि ये सारी गलत फहमियां हैं तब हम डिमेंशिया के लक्षण समझने में ज्यादा कामयाब होंगे। जैसे अभी डॉक्टर पूर्णिमा ने समझाया कि ये मस्तिष्क की बीमारी है। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट के जो नर्व सेल्स है, मज्जापेशी है, उनमें ह्रास होता है और उस ह्रास के कारण अलग अलग एरिया में जो इफेक्ट होता है वो हमारे जीवन में दिखता है। फिर कौन कौन से एरियाज में हमें ये क्षति महसूस होती है? एक तो मेमोरी में। एक कॉमन बात जो सुनने में आती है, कभी हम किसी को कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पूछते हैं कि मेमोरी कैसी है, याददाश्त ठीक तो है? नहीं, बहुत अच्छी याददाश्त है, पुरानी पुरानी बातें अच्छी याद आती है। तो एक बात बहुत आवश्यक है समझना कि अल्जाइमर में खासकर जो मेमोरी लॉस होता है वो रिसेंट मेमोरी का होता है। अभी अभी जो घटना घटी है वो याद नहीं रहती है। मुझे एक उदाहरण पता है कि एक कॉलेज के प्रोफेसर पूरा कॉलेज में लेक्चर दे पाते थे क्योंकि ये सारी उनकी पुरानी मेमोरी थी, उसके आधार पर वो घंटे भर का लेक्चर दे सकते थे। लेकिन कॉलेज की कैंटीन की जगह जो बदल गई थी वो भूल जाते थे। तो अभी अभी जो बातें हुई है वो भूलना, तो रिसेंट मेमोरी, अभी अभी की जो याददाश्त है उस पर सबसे ज्यादा असर होता है। और एक बात जो, क्योंकि समाज में ये बात पता नहीं है, उनको ये पता रहता है कि डिमेंशिया माने स्मृति पर असर होता है, मेमोरी में वीकनेस आता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे ये हमारे बुजुर्ग तो इतनी पुरानी 50 साल पुरानी बात ठीक से बता पा रहे हैं, तो वो जो रिसेंट मेमोरी होती है उसका लॉस जो है, उसमें इम्पेयरमेंट जो है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं और इसलिए डायग्नोसिस में देरी होती है। अर्ली डायग्नोसिस आवश्यक है, उससे कई सारे लाभ होने वाले हैं, लेकिन इस एक गलत फहमी के कारण हमें डायग्नोसिस में देरी होती है। तो ये बात समझनी है कि मेमोरी जो है वो हमेशा शुरू में रिसेंट मेमोरी में ह्रास होता है। दूसरा, फिर भाषा में ह्रास हो सकता है, क्षति हो सकती है, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, कॉम्प्रिहेंड करने में। तो भाषा के ये जो सारे पहलू है इनमें कई गड़बड़ होती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है या उनके लिखावट में कोई डिस्टरबेंस आने लगता है? एक बात समझनी चाहिए कि भाषा में जो प्रॉपर नाउन्स है उनको भूलना, माने किसी का नाम, जिसको कहते विशेष नाम, मराठीमध्ये आपण विशेष नाम म्हणतो, नाव विसरणे, टू फॉरगेट नेम्स, नॉमिनल जो इम्पेयरमेंट है नेम्स के लिए वो कॉमन है, वो हमें युवाओं में दिखती है। लेकिन उसके अलावा जो कॉमन नाउन्स है उनमें अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंस है। कई बार कोई फोन करता है कि अरे मुझे किसी का नाम ही याद नहीं आ रहा है, मुझे डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि प्रॉपर नाउन्स, विशेष नाम याद न रहना सामान्य बात है, उसको लेके डरे नहीं।
तो ये हुई भाषा की बात। जैसे मैंने रिसेंट मेमोरी की बात की, तो मैं अभी बता देता हूँ कि रिसेंट मेमोरी में ये हमारे जीवन में कैसे प्रतीत होती है। वही बात बार बार करना, वही बात दोहराना, खासकर जब आजकल हम फोन पे रहते हैं तो फोन पे वही कॉन्वर्सेशन चलता है। फोन पे मैसेज दे दिया, वो भूल गए, कई चीज रख दी, वो भूल गए, कॉन्वर्सेशन में 5 मिनट पहले क्या हुआ वो भूल गए। कभी कभी टीवी सीरीज में हस्बैंड वाइफ दोनों देख रहे हैं और उनमें से एक को जो कल का एपिसोड है यार अभी 10 मिनट पहले जो हो गया वो पता नहीं चलता, इसलिए लिंक नहीं होती है। तो ये रिसेंट मेमोरी में होता है। इसके अलावा तर्क और विवेक में डिस्टर्बेंस आ सकता है, जजमेंट में, तो सामाजिक संकेत उनको कई इम्पेयर हो जाते हैं, तो कई ऐसी बातें कर देते हैं जो एम्बेरसिंग होती है, तो सामाजिक संकेतों का एहसास नहीं रहता है। कभी कभी किसी को अटेंशन में दिक्कत होती है, कोई चीज पे 4 लोग बात कर ले तो उनको दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो द कॉन्वर्सेशन। सो ये जो अटेंशन है उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है। तो ब्रेन के जितने फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस में डिस्टर्बेंस होता है। और डिस्टर्बेंस होता है जो हमारी वेरियस मूवमेंट्स है जिनका कोऑर्डिनेशन होता है उनमें दिक्कत होती है, जिसे अप्रेक्सियास कहते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन आइडिएशनल हो सकता है, आइडियोमोटर हो सकता है। खुद के बारे में हमें एक एहसास होता है, हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मैं अब बात कर रहा हूँ, अब कमरा थोड़ा गर्म है, या मुझे पसीना आ रहा है, या और भी जो हमारी चीजें है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये जो आत्मिक ज्ञान है उसमें कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है। और एक इम्पॉर्टंट जो फंक्शन है जो डिस्टर्ब होता है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। मराठीत त्याला म्हणू आपण नियोजनबद्ध कार्यवाही या नियोजनबद्ध काम। ये जो हम कोई भी चीज पहले कंसेप्चुअलाइज करते हैं, वी अंडरस्टैंड, वी कंसेप्चुअलाइज, देन वी प्लान, देन वी एग्जीक्यूट एंड वी आल्सो कीप गेटिंग फीडबैक व्हाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग इट। तो ये जो बातें हम करते हैं ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आते हैं, नियोजनबद्ध काम में आते हैं। ये सारी चीजें सभी मरीजों को शुरू में हो आवश्यक नहीं है। ये बात मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि डिमेंशिया में सभी लक्षण सभी मरीजों में नहीं आते और नॉट टू द सेम एक्सटेंट। किसी को कोई लक्षण पहले आता है, किसी को कोई लक्षण बाद में आता है। अल्जाइमर्स में रिसेंट मेमोरी सबसे पहले ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो ये अल्जाइमर की खासियत है। लेकिन सोशल कॉग्निशन अल्जाइमर में अपशून्य रहता है, तो इसलिए बाहर लोगों को वो तुरंत पता नहीं चलता है। तो ये बात समझना जरूरी है कि अलग अलग फंक्शंस अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह की डिमेंशिया में अलग अलग तरह से अफेक्ट होते हैं। ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली बीमारी है, इसलिए भी इसको हम तुरंत समझ नहीं पाते। अब ये जो डिमेंशिया में शुरू में कुछ लक्षण आते हैं जो कि मैंने अभी आपको सबको बताए, ये सब में कॉमन नहीं है, लेकिन हर एक तरह की डिमेंशिया में अलग अलग आते हैं और आप में से कई केयर गिवर्स है, तो आपको ये पता होना आवश्यक है। कुछ हद तक इससे आपको सेवा में मदद होगी। तो पहले जैसे मैंने कहा कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया में सबसे पहले जो तकलीफ होगी, जो डिस्टर्बेंस होगा वो रिसेंट मेमोरी का होगा। लेकिन जैसे रोग आगे बढ़ता है वैसे और डिस्टर्बेंस आने लगते हैं। फिर उसमें विजुअल स्पेशल फंक्शनिंग में डिस्टर्ब होता है, एक संभ्रमावस्था बढ़ जाती है, स्थल काल का जो भान है वो डिस्टर्ब होने लगता है। कभी कभी कितने बजे है, दोपहर को होने लगता है कि अरे सुबह हो गई है, या कई परिचित जगह में गए हैं लेकिन वहां पे रास्ता भूल गए हैं। तो इस तरह के स्थल काल में संभ्रम होना, ये एक बीमार, ये जो बात है ये बाद में अल्जाइमर में दिखाई देती है। और एक जो बहुत मरीज को और केयर गिवर्स को परेशान करने वाली बात होती है, उनको अगर हेलुसिनेशन से डेल्यूजन्स आ गए तो ये अल्जाइमर में बहुत बाद में आते हैं, शुरू में नहीं आते हैं। और ये भी एक वजह है कि अल्जाइमर का मरीज जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचता नहीं है। अब जैसे डॉक्टर पूर्णिमा ने कहा है, भारत में अल्जाइमर के साथ मिक्स्ड वैस्कुलर डिमेंशिया कई बार देखने को मिलता है। बीच में हमारे एक कलीग ने कहा कि उन्होंने जब अल्जाइमर पर कोई स्टडी शुरू की
और अल्जाइमर्स के पेशेंट इकट्ठे किए, तो उन्होंने स्कैन में पाया कि सारे अल्जाइमर्स के मरीजों को कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्ट्रोक भी थे। तो ये जो वैस्कुलर डिमेंशिया ये भारत में बहुत कॉमन है। और इस पे मैं 1-2 मिनट बात इसलिए करना चाहूँगा कि ये वैस्कुलर डिमेंशिया के जो इंसिडेंस है, प्रिवेलेंस है, ये भारत में ज़्यादा है क्योंकि भारत में ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखा जाता, डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है वो भी अफेक्ट करते हैं, जैसे फूड वगैरह भी अफेक्ट करता है। तो वेस्ट की तुलना में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और अन्य चीज़ों का ख्याल न रखने के कारण वैस्कुलर डिमेंशिया भारत में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और अल्जाइमर के साथ भी ज़्यादा देखा जाता है। वैस्कुलर डिमेंशिया में पर्सनैलिटी इंटैक्ट रहती है, बीमारी के बारे में जानकारी भी रहती है, कुछ इंसाइट उनको रहती है, लेकिन डिप्रेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक बात होता है, उनके मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होते हैं, उसके साथ उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो वैस्कुलर डिमेंशिया ये भारत में बहुत ज़्यादा है। हर स्ट्रोक के मरीज को हमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि इनको कोई डिमेंशिया तो नहीं है, क्योंकि ये जो शारीरिक जो भी लक्षण है उन पे फोकस होने के कारण डिप्रेशन को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं और डिमेंशिया को भी। तो ये बात है वैस्कुलर डिमेंशिया की बहुत आवश्यक है। एक जो बात डॉक्टर पूर्णिमा ने कही कि लेवी बॉडी डिमेंशिया, आपने उस स्लाइस में देखा होगा कि एक काफी बड़ा पार्ट लेवी बॉडी डिमेंशिया का था। तो ये लेवी बॉडी डिमेंशिया पार्किंसन डिसीज से रिलेटेड है, दोनों साइनुक्लियोपैथीज है। तो ये जो दोनों लेवी बॉडीज मिलती है, तो लेवी बॉडी में जो पैथोलॉजी है वो थोड़े अलग जगह में होती है पार्किंसन से, लेकिन दोनों में ओवरलैप काफी है। तो लेवी बॉडी डिसीज में पार्किंसन के लक्षण मिलते हैं, जिसे पार्किंसन को हम कंपावात कहते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार पार्किंसन के मरीज को डिप्रेशन की संभावना भी खूब रहती है और डिमेंशिया की भी, लेकिन उनको एक बार पार्किंसन डायग्नोसिस होने के बाद उनमें जब कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आती है तो उसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर पार्किंसन डिजीज कई दिनों तक चल रहा है, कई सालों तक, क्योंकि दीज आर वेरी स्लो प्रोग्रेसिव डिजीजेस, उनमें भी हमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये जो अल्जाइमर, वैस्कुलर डिमेंशिया और लेवी बॉडी डिमेंशिया ये सबसे कॉमन डिमेंशियाज है। अब इसके बाद जो डिमेंशियाज है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, इसमें 2 वैरायटीज है। जनरली ये डिमेंशिया कोई इग्नोर नहीं करता है, क्योंकि इसके जो बिहेवियरल वेरिएंट में एक तरह से हमारे ब्रेन की जो सेंसरशिप है वही चली जाती है, तो इसलिए उनको संयम नहीं रहता है। तो उनसे कई सारी, इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस, दे एंड अप डूइंग वेरी एम्बैरेसिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट इन कीपिंग विद देयर पर्सनैलिटी, बिकॉज देयर फ्रंटल लोब जो हमें संयमित रखता है, हमें एक, जैसे अभी हमने सुना कि इन अ वे ह्यूमन बींग्स आर एट द टॉप बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, लेकिन एंड ऑल्सो देयर रिस्ट्रेंट, तो वो नहीं रहता है। तो ये फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है। दूसरा उसका वेरिएंट होता है लैंग्वेज का, जिसमें लैंग्वेज प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट होती है। लेकिन फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, स्क्लेरोटिक डिमेंशिया, लेट करके अभी जो नया एक उभर के आ रहा है, दीज आर वेरी स्मॉल परसेंटेजेस। तो ये बात थी हमारे अलग अलग डिमेंशियाज की। अब इसमें एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, जो थोड़ा समय बचा है, कि इन क्षतियों के कारण ये जो अलग अलग डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे भाषा में कमी आना, मेमोरी में तकलीफ होना, नियोजनबद्धता में, अटेंशन में, इससे कई बार केयर गिवर्स परेशान नहीं होते हैं। केयर गिवर्स परेशान इसलिए ज्यादा होते हैं कि जब उनमें बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, मतलब उनके उनके बर्ताव में जब कोई अजीब बात करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं या होर्डिंग करने लगते हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी गिना दूं कि क्या क्या चीजें होती है। दिन में सोने लगते हैं, रात को जगते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, फिर वही बात बार बार दोहराते हैं, चिल्लाते हैं। कई मरीज ऐसे है कि वही पेसिंग करते हैं, आपण ज्याला मराठीत म्हणतो एअर झारा घालतात सारखे। कुछ मरीज ऐसे हैं जो अग्रेसिव बन जाते हैं।
या तो फिर वो वर्बली अग्रेसिव होंगे या फिजिकली अग्रेसिव होंगे। और खासकर अगर पुरुष मरीज है और केयर गिवर उसकी पत्नी है या बेटी, फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर, वो उनके लिए खतरा हो सकता है। तो ये जो बिहेवियरल इश्यूज है डिमेंशिया के, ये केयर गिविंग में सबसे बड़ी बाधा आती है। तो ये बिहेवियरल इश्यूज के पीछे कारण कई बार कई सादे कारण होते हैं। एक तो उनको कुछ पीड़ा हो रही है, या उनको भूख लगी है या प्यास लगी है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो अनमेट नीड है उनकी, उसके कारण ऐसा होता है। कई बार इसलिए होता है कि वो अवमानित महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, अगतिक महसूस करते हैं, कि कंफ्यूज रहते हैं। कई बार केवल बोर्डम के बारे में ऐसा कर सकते हैं। तो जब भी वो अग्रेसिव हो या ये जो भी बर्ताव के मैंने सिम्टम बताया, ये जब होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है जो केयर गिवर ध्यान से देख सकता है। अब एक दो बातें जो केयर गिवर के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताकर मैं खत्म करूंगा, कि जब भी डिमेंशिया के मरीज में आप ये सारे लक्षण पाते हो, तब एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इससे उनकी हानि हो रही है, उनको खतरा है, औरों की हानि हो रही है, औरों को खतरा है? अगर किसी की हानि नहीं हो रही है, किसी का खतरा नहीं है किसी को, तो हमें उन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। हम कई बार हमारे बुजुर्गों से एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार इन्हें एक जगह बैठना चाहिए, देखो कब से चल रहे हैं, अभी वो चल रहे हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना किसी और को दिक्कत होने वाली है, किसी को खतरा नहीं है। लेकिन हम फिर भी उनसे एक उम्मीद रखते हैं, हमारा एक एक्सपेक्टेशन है। तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात आवश्यक ये है कि आपको उनको सजा देकर उनके बिहेवियर सुधारने वाला नहीं है। आप जितने शांत रहेंगे उतने उनके बिहेवियर में, बर्ताव में सुधार आएगा। और एक बात है, आप खुद का ख्याल रखेंगे तो आप अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे, जिससे लिए आपकी पर्याप्त मात्रा में नींद होना बहुत आवश्यक है। तो केयर गिवर्स को खुद का ख्याल रखना है, पर्याप्त नींद लेनी है। अगर आप बर्नआउट हो रहे हो, स्ट्रेस्ड हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। और लास्ट में छोटी बात बताता हूँ कि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, केयर गिवर जब स्ट्रेस होता है, तब कई उनकी ओर से बुजुर्गों को एब्यूज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए केयर गिवर को अपने मरीज के लिए भी खुद का ख्याल रखना आवश्यक है। तो ये थी, थोड़े में जानकारी थी, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एक मैंने केयर गिवर्स को फोकस करते हुए ये दो चार शब्द कहे हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लिसनिंग. Now I will hand over back to Ms. Sharma. Thank you so much, sir. Sir, you very beautifully explained the symptoms and signs of the dementia. Thank you, sir.